नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। आज हम शिक्षक की जो जर्नी होती है शिक्षक बनने की, उसके बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ हैं रघुवीर चौहान जी, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में शिक्षक L1 के रूप में पदस्थ है। तो आज हम उनसे जानेंगे आखिर उन्होंने जो ये पद है किस प्रकार से, किस संघर्ष के साथ हासिल किया है। तो सबसे पहले सर, आप अपना परिचय संक्षिप्त में दीजिए। जी सर, नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रघुवीर चौहान, ग्राम राजपुरा एवं मैं राजगढ़ जिले का निवासी हूँ। तो सर्वप्रथम यही है कि मैं राजस्थान में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और मेरी वर्तमान पदस्थापना झालावाड़ जिले के मनोर थाना ब्लॉक के दांगीपुरा संकुल के अंतर्गत पातलापानी ग्राम में है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अगर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने संकल्प को दृढ़ संकल्प करते हुए और अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करते हुए तैयारी करें। बिल्कुल 100% दें अपना, तो आप बिल्कुल निश्चित सफल हो पाएंगे। तो सर, ये जो आपने जो शिक्षक का जो पद लिया है, ये आपने शायद रीड लेवल 2021 वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें लिया। तो सर, कितने अंक आए थे आपको? सर, मेरे 150 में से 134 मतलब 134 नंबर मेरे आए थे। और मैंने दोनों तरीके से तैयारी करी सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन मैंने क्या यूट्यूब से देखे, राजस्थान में एक जो एकेडमी है जोधपुर उत्कर्ष की जी, उनके इनके सर के साइकोलॉजी के, और संस्कृत में देखे हमने मनीष द्विवेदी सर के जी, संस्कृत। हाँ, संस्कृत। तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट हुआ। और साथ में ऑफलाइन में जो हेराल्ड की बुक आती है संस्कृत में, साइकोलॉजी की जो अपनी बुक होती है सिकवाल की और लक्ष्य की, ये मैंने कंप्लीट करी है और हैंड नोट से भी साथ में तैयार करें। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 134 अंक, यानी कि साथियों लगभग 150 में से 134 अंक का मतलब होता है 90%। किसी भी एग्ज़ाम में 90% अंक लाना कोई साधारण बात नहीं है। तो सर, आप एक एक विषय का थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपने जो 5 विषय होते हैं, जो पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो थोड़ा सा आप एक एक विषय में कितने अंक आए इसके बारे में बताएंगे। और आपने एक एक विषय की तैयारी जो 5 विषय है वो कैसे की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर्वप्रथम सर, मैं पहले अपने 5 विषयों में जो नंबर आए उनके बारे में बता देता हूँ। मेरे हिंदी में 30 में से 27 नंबर थे सर, और साइकोलॉजी में 30 में से 24 नंबर थे सर, संस्कृत में से 30 में से 26 नंबर थे, मैथ्स में 30 में से 30 थे सर, और EVS में 30 में से 26 नंबर थे। बहुत बढ़िया है। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, आपने इनकी तैयारी कैसे की, एक एक शब्द में। जी सर, सबसे पहले तो मैं मैथ्स के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर मैथ्स की तैयारी करनी है या टीचिंग एग्जाम में बैठे हो, तो मैथ्स जो L1 में मतलब PRT में कहीं ना कहीं मैथ्स बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 6 से लेकर 10 तक की अगर आप बुकें पढ़ लेते कहीं से भी, मैथ्स से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ आने वाला मैथ्स आपका कहीं नहीं जाएगा, मतलब सारा का सारा बन जाएगा। 30 में से आप 28, 29, 30 नंबर आराम से ले आओगे। सर, आपके 30 में से 30 थे? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगला विषय सर, दूसरे नंबर में बात करना चाहूँगी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि आप एक बार पढ़ के ये नहीं कह सकते कि मैं 30 में से 20 ले आऊँगा या 30 में से 15 ले आऊँगा। लेकिन आप बार बार यदि इसे पढ़ोगे तो आपको ये सब्जेक्ट इतना सरल लगेगा कि आप 30 में से आराम से 25, 26, 27 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। और साइकोलॉजी के लिए तो एक ही है कि जितना ज़्यादा अपन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसके बारे में, उतने अपने स्कोरिंग के चांस बनेंगे। सर, थोड़ा सा आप अब जो 2 लैंग्वेजेस होती है, L1 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसके बारे में बताएं, उसमें कितने अंक और कैसे तैयारी की है? जी, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि संस्कृत में मेरे 30 में से 26 नंबर है और हिंदी में 30 में से 27 नंबर है। तो कहीं ना कहीं यदि कोई L1 मतलब लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले रहा है, तो उसको लैंग्वेज सेकंड संस्कृत ही लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैचुअल होती है, जैसे संधि, समास, कारक, काल, लिंग, वचन, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है। तो यहाँ पे तैयारी में भी आसानी होती है, पेडागोजी भी दोनों की लगभग सेम ही होती है भाषा ज्ञान के आधार पे। और साथ में बहुत आपको अगर हिंदी पढ़ना है तो ल्यूसेंट की जो हिंदी आती है कि बुक आती है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए व्याकरण के तौर पर, क्योंकि अगर ग्रामेटिकल चीज़ आएगी तो यहाँ से आ जाएगी। और अगर आपको पेडागोजी तैयार करनी है तो किसी भी एक बुक का सहारा लीजिए और उसके बारे में भाषा ज्ञान किस तरीके से हमको सिखाना चाहिए बालक को, वो पूरा प्रॉपरली आप समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, अब जो अंतिम विषय जो एनवायरमेंट स्टडीज, उसके बारे में। सर, इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में तो सीधी एक ही बात है कि आप
NCERT जो बुक चलती जी। है ना, 6 से 8 वाली, उनको कंप्लीट कर लीजिए। कहीं ना कहीं KRT में जो लेवल आता है वो इतना आता है, तो हमारा वहाँ से पूरा मतलब कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो सर ने जैसा कि बताया हर एक विषय के बारे में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे रीड लेवल 1, तो सर जो है रीड लेवल 1 जो अभी है वो तो क्वालिफाइंग हो गया है, अब एक और एग्ज़ाम होने लगी है, तो अभी वर्तमान में उसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भी डाल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें ताकि उनकी एक जो पद है वो सुनिश्चित हो सके। जी सर, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले इस बार का जो रीट L1 का एग्जाम मेन एग्जाम होने वाला है वो बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि पहले जो हमारा जो मेन एग्जाम था वही क्वालिफाई एग्जाम और मेन एग्जाम एक ही था, लेकिन अब मेन एग्जाम को अलग कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ के लोगों को फायदा देने के लिए उन्होंने राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पार्ट जोड़ा 180 नंबर का। तो अगर किसी ने उस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है तो कहीं ना कहीं वो बहुत आगे है तैयारी में। उसके बाद हमारे जो स्कूली सब्जेक्ट है IIT वाला है और एक साइकोलॉजी है, इन पे भी हमको फोकस बना के रखना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक एक सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं शुरू से उसे ऐसा पढ़िए, एक सब्जेक्ट को निपटाइए फिर दूसरा लीजिए, उसको पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिए, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है। ऐसे इसी क्रम में सारे आपके सारा सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसा कि सर ने बताया कि पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करेंगे और एक सीक्वेंस से तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा सर ने बताया कि राजस्थान जीके और साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा। तो सर आप मध्य प्रदेश से हैं और फिर भी आपने राजस्थान में जॉब ली, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसा संघर्ष रहा और अभी आपको जो राजस्थान में आप जिस स्कूल में पदस्थ थे वहाँ कैसा इन्वायरमेंट है, वर्क प्रोफाइल कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो नए लगेंगे उनको कैसा काम करना पड़ेगा स्कूल में जाके, इसके बारे में। सर मैं मध्य प्रदेश से होते हुए भी राजस्थान में जॉब ली, उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि 2018 में हम जो से वर्ग 2 की एग्ज़ाम हुई थी MP वर्ग 2 की, उसमें मेरे 108 नंबर थे और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में थोड़े बहुत एक 1.14 नंबर मेरे कम हो गए, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पाया उस टाइम पे। तो मेरा फिर करंट में कोई भर्ती थी भी नहीं MP में, तो इसलिए मैंने फिर राजस्थान रीट सामने दिख रही थी तो उसके लिए तैयारी शुरू करी और 1.5 साल की तैयारी में मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। उसके बाद जब मेरी पदस्थापना हो गई वर्तमान विद्यालय में, तो वहाँ पे जाने के बाद देखा कि जैसा हम सुनते हैं ग्रामीण परिवेश में कि कैसा परिवेश है बालकों का, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स इतने ये नहीं होते एक्टिव कि बच्चों को उस उस तरीके का वातावरण प्रदान कर सके। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चे के माता पिता या पालक संरक्षक जो भी है उनसे संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि मेरी जो पदस्थापना है वहाँ पे वातावरण ऐसा है कि मतलब एक तो भौगोलिक स्थितियाँ बहुत ख़राब है, कभी नाले पड़ रहे हैं, बरसात के टाइम में बच्चे आते नहीं है और जैसे ही फसल कटाई होती है तो वहाँ के पेरेंट्स फसल कटाई के लिए बाहर जाते हैं तो बच्चे स्कूल आते ही नहीं है। तो कुछ न कुछ परिस्थितियाँ हैं, तो बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए हमको बहुत प्रयास करने पड़े और वर्तमान में हमारे अभी अच्छे खासे बच्चे आ रहे हैं। आपके प्रयासों से लगभग वहाँ की जो स्थिति है वो सुधरी है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो साथियों, ये जो इन्होंने बताया है कि पद स्थापना होने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि तैयारी के समय चैलेंजेस आते हैं, आपकी जब जॉब लगेगी उसके बाद भी आपको समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। तो सर वर्तमान में अभी आपको हाल ही में MP वर्ग 3 जो जिसको बोलते हैं प्राइमरी टीचर, यहाँ का जो एग्जाम होता है उसमें भी आपका चयन हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि उसकी तैयारी आपने कैसे की थी। बहुत अच्छे अंक है आपके उसमें, 116 अंक प्राप्त किए आपने, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, जैसे मैंने रीट 2021 दिया था L1 है ना, तो उसका और MP वर्ग 3 का सिलेबस लगभग सेम है। तो जब मैंने उसके लिए तैयारी करी तो ऑटोमेटिकली इधर की भी मेरी तैयारी हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तैयारी डिस्टर्ब होने के कारण मैंने वापस से शुरू से जीरो से शुरू किया और कहीं ना कहीं मैंने कोचिंग पे भी पढ़ाया, तो उसका भी फ़ायदा मुझे मिला। तो ये एक बड़ा बेनिफिट था कि उसके माध्यम से ही इधर मेरे नंबर आ गए। उस टाइम पर जो तैयारी थी उसी तैयारी के बेस पर मैं इधर भी नंबर लेके आ गया। अच्छा, डबल शिक्षक तो बने चुके हैं, अब आगे का क्या प्लान है आपका? सर आगे यही है कि देखते हैं, राजस्थान लेक्चरर की तैयारी करने का मूड है पूरा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राजस्थान लेक्चरर के लिए। तो आखिरी में आप हमारे जो शिक्षक बनने की राह पे जो आगे बढ़े हुए हैं जो हमारे साथी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस राह पर वो आसानी से चल सकें? सर मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि जो नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक सोच वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहे। दूसरी चीज़, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी तैयारी के प्रति समर्पित होते हुए 100% देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रघुवीर चौहान जी, जिन्होंने दो शिक्षक परीक्षाओं में अपने
इधर से अपनी जो पद स्थापना ली है अभी हाल ही में वर्ग 3 और वर्तमान में ये राजस्थान सरकार के अंदर L1 के रूप में पदस्थ हैं। तो इसी प्रकार से हम अन्य साथियों से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।